जो कभी दुनिया को मिट्टी में मिलाने की सोचता था, वो आज खुद सुपुर्दे खाक हो गया। गुनाहों की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का सपना देखने वाला अतीक अहमद खुद हकीकत से दूर हो गया और पल भर में वो बीता हुआ कल बन गया। अतीक अहमद जब तक जिया वो कानून को धत्ता बताता रहा और एक के बाद एक गुनाहों को अंजाम देता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी के आखिरी पल जैसे रहे उसका इल्म तो खुद अतीक अहमद को भी ना रहा होगा। खासतौर पर अंत की जो कहानी विधाता ने उसके लिए रची, उस हकीकत से तो वो कोसों दूर रहा। सबसे पहले तो छोटे बेटे असद के एनकाउंटर के दुख से ही नहीं उबर पाया था और फिर खुद भी मिट्टी में मिल गया। चलिए आज के लिए एसएनए में हम उसी अतीक अहमद के बारे में जानेंगे जिसने कई सालों तक उत्तर प्रदेश की जनता को खौफ के साए में रखा और गुनाहों की दुनिया का बेताज बादशाह बनने को चला था। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत ताज के स्पेशल शो एसएनए में। स्पेशल न्यूज एनालाइज हम लेकर आते हैं जिसमें खबरों का, व्यक्ति विशेष का, राजनेताओं का विश्लेषण करते हैं। अतीक अहमद की हत्या के साथ ही राजनीति में दबंगई का एक चैप्टर खत्म हो गया। उसी की जिंदगी से जुड़े किस्से और कहानियों के बारे में हम आज जानेंगे। उसकी खून से सनी ऐतिहासिक दबंगई भरी गुंडागर्दी के बारे में जानेंगे। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में अतीक हिस्ट्री शीटर नंबर 39A था। उस पर हत्या के प्रयास, अपहरण और जबरन वसूली सहित करीब 100 मामले दर्ज थे। रिकॉर्ड में दर्ज हुए कि अतीक प्रयागराज में 144 सदस्यों वाला गिरोह चलाता है, यानी कि ये रिकॉर्ड में दर्ज है। अपने बराबर किसी को खड़ा नहीं होने देता था। माफिया अतीक अहमद का रवैया ऐसा था कि अपने बराबर में किसी को भी खड़ा होना पसंद नहीं करता था। उसकी बानगी एक बार देखने को मिली जब उसके करीबी एक पार्षद ने पैसा कमाकर अपने घर में स्विमिंग पूल बनवाने की सोची। ये खबर जैसे ही अतीक अहमद तक पहुंची तो उस पार्षद की हत्या करवा दी जाती है। उसका खौफ ऐसा बन गया था कि कोई उसके जैसी महंगी गाड़ी पूरे इलाके में खरीदने की हिमाकत नहीं करता था। लोग डरने लगे थे। तांगे वाले का बेटा अतीक कैसे बना गुनाह का सबसे बड़ा सौदागर। अतीक अहमद का जन्म सन 1962 में हुआ। उसके पिता तांगे वाले हुआ करते, यानी कि उसके पिता का बेशक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो, लेकिन अतीक अहमद अपने पिता से अलग ही लाइन पर निकल पड़ा था। 1979 में 17 साल की उम्र में हत्या का मुकदमा उस पर दर्ज हो चुका था। मात्र 17 साल की उम्र में बन गया था हत्यारा। अतीक अहमद पर जिंदगी का सबसे पहला और संगीन केस मात्र 17 साल की उम्र में दर्ज हुआ था। 17 साल वो उम्र है जब मासूम बच्चे स्कूली पढ़ाई के दरमियान होते हैं, खेल कूद में मशगूल रहते हैं, लेकिन अतीक अहमद पर तो मानो खून का जज्बा सवार था। 17 की उम्र में जब पहली बार हत्या को अंजाम दिया, तभी से उसके नाम की दहशत सी बन गई थी। फिर वो रंगदारी वसूलने का काम करने लगा था। अतीक अहमद की क्राइम फाइल उसकी शुरुआती कसारी मसारी गांव से अपराध और फिर राजनीति की दुनिया तक हुई। उसके पिता हाजी फिरोज अहमद प्रयागराज में तांगा चलाते थे, जैसा मैंने पहले भी बताया, जबकि अतीक अपने पैतृक गांव कसारी मसारी गांव में स्कूल में जाता था। परिवार बाद में शहर चकिया चला गया। 10वीं कक्षा पूरी करने से पहले ही अतीक ने स्कूल छोड़ दिया था, जिसकी टीस उन्होंने भाषणों में भी कही थी। उन्होंने कहा था कि पढ़ाई करनी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि वो अनपढ़ रह के बहुत कुछ उन्होंने सहा है। अतीक ने चकिया में पहला अपराध किया और अपना गिरोह बना लिया, जिसमें ज्यादातर गांव के लुटेरे होते थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक के खिलाफ पहला हत्या का मामला 1979 प्रयागराज के खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। बाद में वह जबरन वसूली, जमीन हड़पने सहित अन्य अपराधों में भी शामिल हो गया, यानी कि संगठित अपराधों की इस कार्रवाई पर वो निकल पड़ा था। 1989 में सियासत में रखा था पहला कदम। आपने जब से होश संभाला होगा या राजनीति में आपका इंटरेस्ट जगा होगा, तब से आप अतीक अहमद को राजनीतिक व्यक्ति
MP, MLA ही सुनते आए होंगे, लेकिन 1989 में ये राजनीति में आया था। अतीक अहमद ने गुनाहों की दुनिया के साथ ही सियासत की दुनिया में भी कदम रख दिए। आज से ठीक 34 साल पहले यानी कि 1989 में अतीक सियासत में उतरा और उस समय उसकी उम्र महज 27 साल थी, यानी कि वो चढ़ाई पर चढ़ाई करते जा रहा था। 1989 में पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। चांद बाबा की हत्या से उभरा अतीक का नाम, यानी कि आप सोचिए कि कब उसके नाम की तूती बोलने लगी थी, गुनाहों की दुनिया में कब वो बड़ा सिरमौर बन गया। चांद बाबा कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, बल्कि 1980 के दशक में शाहगंज में शौक इलाही उर्फ चांद बाबा का सिक्का चलता था और वो भी जाना माना गुंडा बदमाश था। अतीक के पिता से उसकी दुश्मनी ठनी थी, जिसके बाद से चांद बाबा अतीक के निशाने पर आ गए। 1989 के विधानसभा चुनाव में जब अतीक मैदान में था, तब चांद बाबा उसके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। नतीजा, आने से पहले ही रोशनबाग स्थित एक होटल में चांद बाबा की अचानक हत्या कर दी जाती है। इसके बाद से अतीक बड़े बदमाशों में गिना जाने लगा, यानी कि वो बड़ा बदमाश हो गया था। कांग्रेस के उम्मीदवार को दी शिकस्त। अपने पहले ही चुनाव में अतीक निर्दलीय के तौर पर उतरा, जैसा मैंने बताया था। कांग्रेस के उम्मीदवार गोपाल दास को शिकस्त उन्होंने दी। कांग्रेस प्रत्याशी को 8000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। निर्दलीय के तौर पर अतीक को 25,000 से अधिक वोट उस वक्त मिले थे। फिर 1991 में भाजपा को दी टक्कर। राजनीति में अतीक का कारवां चल निकला था। कांग्रेस को मात देने के बाद अतीक का हौसला बढ़ा और अधिक बढ़ा और एक बार फिर से चुनाव लड़ने की उन्होंने ठानी। सन 1991 में अतीक ने निर्दलीय के तौर पर फिर से चुनाव मैदान में ताल ठोक दी। इस बार भाजपा के प्रत्याशी रामचंद्र जायसवाल को 15,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। फिर वक्त आता है 1996 का। तब एसपी ने, यानी समाजवादी पार्टी ने, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी ने भी, आदित्यनाथ योगी ने भी विधानसभा में किया था कि आपने पोषित किया गुंडों को, यानी उनका इशारा था। 1996 में पहली बार किसी पार्टी ने टिकट दी तो समाजवादी पार्टी, मुलायम की पार्टी, अखिलेश की पार्टी थी जिसको टिकट दिया अतीक को। फिर वो समय आया जब अतीक अहमद को एक पार्टी का साथ मिला। 1996 में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को टिकट दे दिया। उनके सामने थे भाजपा के तीरथ राम कोहली और उनके अतीक ने उन्हें भी मात दे दी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब समाजवादी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। ये अपने आप में ही रोचक है कि जिस समाजवादी पार्टी के लिए अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, उसी के खिलाफ अतीक मैदान में उतर आया। बात है सन 2002 की कि अतीक अपना दल नाम की पार्टी से चुनाव लड़ रहा था। सपा के गोपाल दास यादव को उन्होंने तब भी मात दी, यानी कि वो लगातार जीत पर जीत दर्ज करता रहा। तो आप समझ सकते हैं कि उसके एरिया में उनका कितना खौफ या प्रभाव रहा होगा। चढ़ाई और रहा राजनीति का सफर, यानी कि वो चढ़ते ही रहे। अतीक अहमद की दादागिरी का ही नतीजा, उसका राजनीतिक सफर कभी नहीं थमा, वो हमेशा चढ़ाई ही करता रहा। 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से सांसद बने। हालांकि नवंबर 2004 के उपचुनाव के दौरान इसी सीट पर दबंग छवि के राजू पाल ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को हरा दिया था। नतीजा ये निकला कि 2005 में उसी राजू पाल की हत्या हो जाती है। उसी साल के उपचुनाव में अतीक का भाई अशरफ फिर जीत जाता है, यानी कि अपने भाई को जिताने के लिए हत्या करवा दी। फिर इसके बाद पासा पलटा। 2007 के विधानसभा में चुनाव में राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने मायावती की टिकट, यानी बसपा की टिकट पर अतीक के भाई को हरा दिया, यानी अपनी पति की हार का बदला या मौत का बदला ले लिया। फिर इसके बाद एक और मौका आया जब पूजा पाल ने अतीक से बदला लिया। बात है साल 2012 के विधानसभा चुनाव की। वहां पर अतीक उस पूजा पाल से हार जाते हैं। अतीक के दुश्मनों की लंबी है फहरिस्त। अतीक अहमद की करतूतें पूरी यूपी में कुख्यात रही। उसके दुश्मनों की कोई कमी ना थी, रात दिन वो दुश्मन बनाता जा रहा था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
प्रदेश में माफिया पर एक्शन के सिलसिले में योगी सरकार और पुलिस ने पिछले 6 सालों में अतीक के गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड, उससे पहले राजू हत्याकांड के बाद अतीक की जैसे उल्टी ही गिनती शुरू हो गई। दिन दिहाड़े एमएलए राजू पाल पर बरसाई गोलियां। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक ने सपा के टिकट पर फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम की विधायकी छोड़ी, उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक के भाई को टिकट दे दी, यानी वहां से अपना प्रत्याशी बना दिया। अतीक के सहयोगी रहे राजू पाल को बसपा ने टिकट दे दी और राजू ने जीत दर्ज कर ली। पहली बार अतीक को लगा कि उसका इलाका छिन रहा है, उसको कोई टक्कर दे रहा है, जैसे चांद बाबा ने दी थी। फिर 15 जनवरी 2005 को राजू पाल ने पूजा पाल से शादी की। शादी के 10 दिन बाद राजू की हत्या कर दी जाती है। याद रखिएगा कि इस वक्त राजू विधायक थे, उनकी हत्या हो जाती है। आरोप लगता है अतीक अहमद और अशरफ पर। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस घटना की जांच के बाद 10 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। सबसे बड़ा दुश्मन था उमेश पाल। अब राजू पाल की हत्या का चश्मदीद था उमेश पाल, इसीलिए सबसे बड़ा दुश्मन उसको माना जाता था। इसीलिए हाल में यानी 2023 में हत्या उमेश पाल की करा दी जाती है। उसके गनमैन को भी मार दिया जाता है और उसमें नाम किसका आया? अतीक अहमद का, उसके बेटे असद का, क्योंकि असद ने खुद गोली चलवाई थी। फिर उसके बाद शुरू होता है मिट्टी में मिलाने का दौर। उमेश पाल की हत्या के बाद विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि गुंडों को, अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। एनकाउंटर में असद को मार दिया गया। उसके बाद नंबर आता है अतीक का। उमेश पाल की हत्या का रचा था षड्यंत्र। अतीक पर उमेश पाल हत्याकांड में षड्यंत्र रचने के अलावा 100 से अधिक मामले दर्ज थे। अतीक के पूरे परिवार के अगर मामलों की बात करूं तो 160 मामले पूरे परिवार पर थे। इसीलिए परिवार भागा भागा फिर रहा है। उसके बाद अगर बात करें फिर हाल फिलहाल की, तो हुआ क्या? उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटे असद, साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम पर बहुत सारे मामले थे। एक मामला उमेश पाल हत्याकांड का भी चला। अब आप जान लीजिए कि एक समय पर अतीक का सिक्का कैसे चलता था। प्रयागराज और शहर के बाहरी इलाकों में अतीक का खौफ था। फिर या यूं कहिए कि सिक्का चलता था। अतीक इतना शातिर था कि अपने विरोधियों को झूठे मामलों में फंसा दिया करता था, अपने पक्ष में बयान देने के लिए मजबूर कर देता था, गवाहों को रिश्वत देने से लेकर उन्हें धमकाने तक का काम करता था। इतना कुछ करने के बाद भी वो हमेशा कानून से बचता रहा और एक बार तो जेल में बैठकर उसने बिल्डर से दस्तखत करा लिए थे, यानी करोड़ों की संपत्ति अपने नाम जेल में बैठे बैठे करा ली थी। जेल में लाकर उस बिल्डर की पिटाई भी की, यानी कि इतना तानाशाह था, इतनी उसकी चढ़ाई थी। मोहित जायसवाल नाम के बिल्डर को जेल, देवरिया जेल में बुलाया गया, उसकी पिटाई की और करोड़ों की संपत्ति को हथिया लिया था स्टाम्प पेपर पर जबरन दस्तखत कराकर। और उसके बाद जब ये मामला उछला तो जेल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई और इसी मुकदमे में अतीक के बड़े बेटे उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वो 2 लाख का इनामी बदमाश भी घोषित हुआ था। उमेश पाल की हत्या कराए जाने से उल्टे दिन शुरू है। जैसा मैंने बताया था कि उमेश पाल की अब हाल फिलहाल में जो हत्या हुई उसके बाद से उल्टे दिन अतीक अहमद उसके परिवार के शुरू हो गए। माफिया से कुख्यात नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में कालविन अस्पताल के पास गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह हमला उस वक्त हुआ जब दोनों को मेडिकल के लिए ले जाया गया था। दिन में उनसे वो हसला जो हत्या में इस्तेमाल किया गया था वो रिकवर करने के लिए उनको निकाला गया था। शाम को जेल में छोड़ने से पहले प्रोटोकॉल होता है मेडिकल कराने का, वही मेडिकल कराने पहुंचे थे। पत्रकारों से सवाल जवाब के दौरान हत्यारों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस वारदात के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है, धारा 144 लागू है और मुख्यमंत्री अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, कहा यही जा रहा कि एक अपराध का एक अध्याय समाप्त यूपी से हो चुका है। अब इस
घटनाक्रम के बाद और जो अपराधी हैं उनकी भी सांसें उखड़ने लगी हैं, उनका भी बीपी बढ़ने लगा है। अब देखना होगा कि अगला कदम योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, वो भी हरियाणा आज भारत आज आपको बताएगा। बस बने रहिए भारत आज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एसएनए की ये स्क्रिप्ट, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखी थी पूनम दुबे ने और कैमरे पर थे दीपक कुमार और मैं आपका दोस्त यशपाल कंचन।